नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और ये जो कार्यक्रम है इसका नाम हमने रखा है वाइड एंगल। तो जो वाइड एंगल होता है उसमें हम तरह तरह के विषयों पर चर्चा करते हैं, पर आज विशेष करके हमारा ध्यान भारत माता की तरफ जा रहा है और भारत माता के सपूतों के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी विदुषी हैं जिनका जीवन इन सब के मध्य में इसलिए भी बीता क्योंकि उनके पति महत्वपूर्ण रूप से भारतीय सेना में क्या कर रहे थे वो हमसे जानेंगे। और उनको जो उन्होंने संस्मरण लिखे शौर्य गाथाएं और निर्भीक योद्धाओं की कहानियां उसके बारे में बात करने के लिए हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है। शशि प्रभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद अशोक जी, नमस्कार। शशि जी, हमारे अधिक दर्शक ये जानकर प्रसन्न होंगे कि आप कवियत्री भी हैं। आपके 8 संग्रह काव्य संग्रह आ चुके हैं। पहली किरण, मानस मंथन, अनंत की ओर। तो अनंत की ओर मुझे बहुत अच्छा लग रहा टाइटल। मौन की आटें भी, लौट आया मधुमास। तो शीर्षक ही बताते हैं कि आपके भीतर का जो कवि भाव है। आज हम विशेष रूप से आपका जो भारत माँ के सपूतों पर केंद्रित 2 पुस्तकें हैं और जिसके बारे में आपको संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से महर्षि दधीची शौर्य कृति सम्मान भी मिला था। तो फिलहाल हम बात ये करते हैं कि एक फौजी की पत्नी होते हुए कुछ अतिरिक्त उत्तरदायित्व और कुछ अतिरिक्त चिंताएं जो आम गृहिणी के हिस्से की नहीं होती हैं वो आपके हिस्से आ जाती हैं। प्रारंभिक जो आपकी स्मृतियां आपको ले जाती हैं उन पगडंडियों पर जब आपने सेना के जीवन को देखना समीप से प्रारंभ किया। अपने पति के बारे में भी कुछ बताएं। जी अशोक जी, एक सेना अधिकारी के साथ शादी होना सचमुच एक गौरव की बात है, क्योंकि 65-71 के वार के आसपास वो मेरे ख्याल हर लड़की के मन में ये बात आती थी कि अरे सैनिक कितने वीर होते हैं। तो मेरे मन में भी थी, और क्योंकि मैं जम्मू क्षेत्र से हूँ और बॉर्डर हमारे से 15 मील दूर था, तो हम वो गाड़ियां देखते थे आते जाते और फूल फेंकते थे एज ए चिल्ड्रन उनके ऊपर और खाना लेके जाते थे बॉर्डर पे। तो सेना के प्रति बहुत आदर गौरव भाव तो था ही था। और भाग्य ऐसा हुआ कि शादी हो गई एक सैनिक अधिकारी से, और वो भी कमांडोज। भारतीय सेना में एक स्पेशल फोर्सेस एक इकाई है जो बाकियों से अलग होती है। और जैसे कई तरह की ब्रांचेस हैं, लेकिन जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो उन दिनों, अब तो वो नहीं होता, वो शत्रु के दूसरी ओर दूसरे देश में जा, वो तैयारी ही उनकी ऐसी होती है कि वो सीमा के पार जाके उनके स्थानों को नष्ट करना, यही उनकी ट्रेनिंग होती थी। और वो पैराशूट से उनको फेंका जाता था, और यही मैंने इनकी ट्रेनिंग देखी। और तब तो पता नहीं था, लेकिन इसलिए ये जिस सैनिक अधिकारी से मेरी शादी हुई वो खाली सैनिक ही नहीं था, वो एक पैराट्रूपर भी थे और एक कमांडो भी थे, और स्पेशल फोर्सेस के कमांडो थे। तो इसलिए वो थोड़े से बाकियों से सेना में मतलब अलग थे। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि जिंदगी ही बदल गई, क्योंकि हम लोग संकोची घरों के लड़कियां, और लेकिन फौज में ये था कि थोड़ा खुला खुला, मतलब आप अंग्रेजी बोलते हैं, आप छुरियों कांटों से खाना। मैंने अभी अभी एक लिखा भी है, ससुराल गेंदा फूल, कि कहाँ हम कटोरी में खाना खाते हैं, कहाँ हम क्रॉकरी में खाने लगे, और अंग्रेजी ही बोलनी है। वो उस समय की बात, अब हिंदी बोलते हैं, लेकिन हमारे समय में नहीं बोली जाती थी जब मेरी शादी हुई थी। जी, जी। तो ये कठिनाई थी मेरे लिए, क्योंकि आती तो थी लेकिन झिझक, संकोच, नहीं
खुल के नहीं बोलते थे। दूसरी बात ये थी कि मैं तो रही ही टेंट में, क्योंकि जब ये इनके ट्रेनिंग एरियाज जो होते थे वो शहरों में होते ही नहीं थे, वो जंगलों में होते थे, पहाड़ों में होते थे। तो ये मेरे 2 साल, शादी के 2-3 साल टेंट में, ना बिजली नहीं, पानी नहीं, खाने का कोई प्रबंध नहीं, जो मिला खा लिया, मेस में खा लिया। तो ये कठिनाइयां थी। लेकिन वो कहते हैं ना, वंस यू गेट मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर, यू गेट मैरिड टू आर्मी। आप वो लाइफ उसको अपना लेते हो, और मैंने पूरी तरह से उसको धीरे 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 सब सीखा। सबसे खुशी की बात ये थी, जो हमारी सीनियर लेडीज होती थी वो हमें बहन जैसा, बेटी जैसा व्यवहार करती थी। हमें सिखाया उन्होंने कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो जो कठिनाइयां थी वो धीरे धीरे वो जो है वो सफल होती गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और बहुत अच्छा समय बीता, जितना भी बीता। ये जो आपने बताया कि बहुत अच्छा समय बीता, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, वो बहुत ही अच्छा समय है। जी लेकिन बिल्कुल वो बिल्कुल। एक अलग हिसाब से है। पर उससे मुझे ऐसे भी याद आया कि जैसे सीता मैया जो है वो राम जी के साथ वनवास के लिए गई, तो वो आपका एक प्रकार का सैनिक की धर्म पत्नी होने के नाते कमांडो के साथ में एक वनवास जैसा, थोड़ा जी भारत जी माता की सेवा जी को समझ बिल्कुल बनवास जैसा था। मिला। और जी, पानी आ जाता था, टेंट उड़ भी जाते थे, और हम लोग टेबल के नीचे बैठ जाते थे सारी सारी रात। तो सबके साथ आपकी तो जो नहीं। जी, मैं आपकी जो पुस्तक में जो आपने निर्भीक योद्धाओं की कहानियाँ शेयर की हैं, उनकी तरफ आने से पहले, जो सीधे-सीधे कमांडो आपके थे, वो उनका फिर प्रमोशन होता गया, उनके जीवन में भी जो खतरे आपको समीप से पता होते थे, कुछ नहीं भी पता रहे होते होंगे उस समय, जो बाद में पता लगते होंगे। तो वहाँ की कोई ऐसी घटना जो आप अब हमारे साथ बाँट सकती हो, जिसमें आपके अंदर की जो संवेदनशील पत्नी है, उसका मन बहुत व्याकुल या व्यग्र हुआ होगा कि भई इस तरह के अभियान के लिए इनको भेजा गया है, क्या होगा? और कोई संस्मरण जो सीधा-सीधा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है। 71 की लड़ाई जब हुई है, तो इन इन लोगों को पहले ही सीमा पर भेज दिया गया था, इनकी पलटन को। लड़ाई दिसंबर में हुई, लेकिन अक्टूबर में हम लोग तो दिवाली की तैयारी कर रहे थे सब, लेकिन पता चला कि इन लोगों को भेज दिया गया है। तो मुझे नहीं पता था तब कि मेरे पति का क्या अभियान है, क्योंकि हम लोग वो चीज तो ये लोग शेयर नहीं करते थे हमारे साथ, मुझे नहीं पता था। तो मुझे अभी एक बात बहुत अच्छी तरह याद आती है कि 4 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ। 2-3 दिसंबर को इनका एक मित्र मेरे पास आया, और सीनियर थे वो, मेजर राठौर। तो उन्होंने मुझे बोला, शशि, अगर केशव, मेरे हस्बैंड का नाम, सीमा के उस पार चला जाए और वापस ना आए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो मैंने उनसे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई वैसे अब मुझे समझ है इस बात की। तो मैंने उनसे कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, जनरल मानेकशॉ ने अभी एक दरबार लिया था सैनिकों को, और उन्होंने उनसे कहा था कि जो लोग उस तरफ जा रहे हैं वो अपनी पत्नियों को विदा पत्र करती लिख हैं। दें, पत्र लिख दें। लेकिन केशव के पास उतना भी समय नहीं था। तो मैं, क्योंकि वो उनका बॉर्डर मेरे घर से ज्यादा पास था, जो आए थे मेरे पास, तो मैं इतनी नाइव थी, इतनी भोली थी, मैंने उनसे कहा, इनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की हुई है, हमेशा हर कोर्स में फर्स्ट आते रहे हैं। ये तो मैंने कभी इनको डरते हुए नहीं देखा है। मुझे नहीं लगता कि ये जाके लौट के नहीं आएंगे। और वो एक, आपसे एक बात साझा करना चाहती हूँ। सैनिक पत्नियों में भगवान ना विश्वास भर देता है।
वो एक एक ऐसा मंत्र आ जाता है आपके अंदर कि आप अशुभ सोचते ही नहीं हो। चिंता तो रहती है, लेकिन अशुभ की कल्पना नहीं रहती, नहीं होती। मुझे कभी नहीं हुई और मुझे याद नहीं कि किसी और का भी होती होगी, क्योंकि इतना विश्वास है हमें अपने सेना पर और सैनिकों पर। जी। तो कोई ऐसी बात जो बाद में आपने उनसे सुनी हो, जैसे कि वो उनके सीनियर मित्र कलीग जो राठौड़ साहब आपको बता रहे थे, तो वो जिस अभियान पर गए थे वहाँ की कोई ऐसा संस्मरण जो आपको हैरत में डालने वाला रहा होगा, या जिसको लेकर आपको जो चुनौतियाँ एक सैनिक के सामने होती हैं और उनका शौर्य जो है उसके बारे में, ये बात अलग रखते हुए कि आप अपने पति की तारीफ कर रही हैं, लेकिन वो भारतीय सेना के अधिकारी, उन उस दृष्टि से आप उनका जो परफॉर्मेंस रही होती है शत्रुओं के बीच में, उसके बारे में? जी बिल्कुल। जब ये लोग बंकर, जिस दिन लड़ाई खत्म हुई उसके 2-4 दिन के बाद, क्योंकि मैं जम्मू की हूँ, तो इनकी पलटन के सब लोग, सब अफसर्स हमारे घर आए मुझसे मिलने, क्योंकि वो जाते हुए भी मेरी माँ पिता का आशीर्वाद लेके गए थे और आते हुए भी वो जब आए तो मैंने जो उनका रूप देखा है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि सीधे वो सीमा से लौट के आ रहे थे। उनके दाढ़ी वगैरह तो बड़ी हुई थी, बाल भी बड़े हुए थे 3 महीने से, जो भी जिस भी हालत में होंगे, और मिट्टी मिट्टी पूरा शरीर में उनकी मिट्टी मिट्टी। तो मेरे सामने एक कैप्टन, वो चुप थे, बैठे हुए थे, कैप्टन मैकेरियस। तो मैंने उनसे पूछा, मैक आप बात नहीं कर रहे हो? मैं क्या बात है? वो बहुत हंसमुख लड़का है। तो उसने कहा, मैम मेरे सामने मेरा बड्डी खत्म हो गया। तो कहता, मैंने उसको रोका भी कि गोली आ रही है उस तरफ से। तो कहता, वो गोली आज तक बनी नहीं है साहब। और वो बंकर से बाहर जैसे ही बाहर गया और वो गिर गया। तो इस तरह की बातें जो मैंने उन लोगों से सुनी, एक एक समय है तो एक मेजर राठौर ही, क्योंकि वो आए थे साथ में, एक यंग ऑफिसर को लेकर आए। तो मुझे कहने लगे कि इसकी शादी हुए अभी 15 दिन हुए हैं और तब लड़ाई नहीं शुरू हुई थी, युद्ध नहीं। तो इसकी पत्नी ये छोड़ के आ गया एकदम, तो वो आना चाहती है इनसे मिलने, तो क्या वो तुम्हारे पास रह सकती है? तो मैंने कहा बिल्कुल, रखिए, रहने दीजिए। तो उसने, अफसर ने मुझे उसकी सिर्फ फोटो बताई, और मैं नहीं उस अफसर को जानती थी, वो किसी दूसरी पलटन का अफसर था। उसने मुझे फोटो बताई, उससे बोला, मैम आप बस स्टॉप से उसको ले आएंगी? मैंने कहा हाँ मैं ले आऊंगी, आप निश्चिंत रहो। उसी रात युद्ध शुरू हो गया। ना मैं जा सकी, वो आई कि नहीं आई मुझे नहीं मालूम, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद, और मेरे मन में यही रहा, मैं जा नहीं सकी उसे लेने, वो पता नहीं कहाँ गई होगी। युद्ध के बाद जैसे ही सब लोग वापस आए, तो मैंने कहा, मेजर मलिक कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि पहले ही दिन, क्योंकि वो उनको शत्रु ने पकड़ लिया था, क्योंकि वो पाथ फाइंडर थे, और उनकी जो हालत थी वो मैं नहीं बोल सकती, और वो खत्म हो गए। तो अब आप, वो भी मैंने संस्मरण में लिखा है कि मुझे इतना दिल में ये रहा कि मैं उसको ढूंढ क्यों नहीं पाई, मैं उसको क्या कहूं, क्योंकि लास्ट शब्द तो उसके पति के से मेरे साथ ही वार्तालाप हुआ था कि वो कितना उत्सुक था अपनी पत्नी से मिलने के लिए। तो इस तरह के बहुत से संस्मरण हैं मेरे साथ। और मैं इसकी आपको बधाई भी देना चाहूँगा और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपने ये जो शौर्य की कहानियाँ लिखी हैं, और बहुत सारी ऐसी उनको कहानियाँ कहिए, वो जीवन के ऐसे हिस्से कहिए जो प्रेरक हैं, वो
बहुत बार पता ही नहीं हो पाते हैं अधिकतर लोगों को। तो आपके भीतर की लेखिका ने अपने ऊपर ये उत्तरदायित्व लिया। ये वाली प्रेरणा आपको कहाँ से बीज रूप में प्राप्त हुई कि ये करना चाहिए? ऐसा था कि जब मैं यहाँ आई, इस कंट्री में आई, क्योंकि तो टीवी में मैं देखती थी, तो पहले देखिए ये सोशल मीडिया पर इतना पता नहीं होता था लोगों को। पहली पहली जो शौर्य गाथा मैंने लिखी, मुझे याद है, जिसके बारे में भी लिखी थी, वो मैंने टीवी पर एक लड़के को देखा, एक स्त्री को देखा था, यंग ब्राइड को, वो अशोक चक्र ले रही थी प्रेसिडेंट से। तो और इतनी दुबली पतली, इतनी कम उम्र हमारी पलटन की थी, और मेरे मुंह से निकल गया कि बहन धीरज रखना, मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। मेरे मन में उस वक्त मैंने ये शब्द कहे हैं, और फिर मैं उससे मिली। मैं अगले साल गई, उसका पता किया, पलटन वालों ने मेरी मदद की, मैं उससे मिली, और फिर मैंने उसके पति के ऊपर, इस तरह बहुत सारे जिन ऑफिसर्स को मैं जानती थी, जिन जवानों को मैं जानती थी, वो अभियान में गए और नहीं लौट के आए। तो एक अब जी, क्षमा चाहता दो हूँ। ऑफिसर्स की तो अस्थि कलश भी मैंने अपने गोद में रख के उनकी पत्नियों तक पहुंचाए। तो ये सब लिखना मेरे लिए जरूरी था कि जनता, लोग उसको पढ़ें, जाने जाने वो कौन थे, वो कैसे थे, इसलिए। शशि जी, इसके दो पहलू हो जाते हैं। एक वो जो घटित हो रहा है युद्ध स्थल पर, वो जो बीत रही है सैनिकों के साथ में, उनका शौर्य, और दूसरा वो जो बीत रहे परिवारजनों पर उनकी अनुपस्थिति में। दोनों भाव जो है वो अपने आप में कथा को की बुनावट में कहीं ना कहीं अपनी कुछ भूमिका निभाते होंगे। आपकी जो कथाएं हैं वो परिवार के साथ जुड़ी हुई अधिक हैं, या सैनिकों से जो आपने सुना, उनके साथियों से जो सुना, उस पर अधिक केंद्रित है? देखिए दोनों हैं, क्योंकि जो शौर्य गाथाएं जब मैंने लिखी, तो मैंने सिर्फ वही लिखा जो उन्होंने किया, जो मैंने पढ़ा या उनके बारे में मैं जानती थी, मैं कैसे उनसे मिली। लेकिन जब फिर मुझे ख्याल आया कि इनके परिवार भी हैं, इनकी ख्याल नहीं आया, क्योंकि मैं मिली उन लोगों से जा करके। तो फिर मेरी जो निर्भीक योद्धाओं की कहानियां हैं, वो परिवार पे केंद्र है। मेरी उसकी पहली कथा ही है, एक संस्मरण ही है, एक अंतहीन प्रेम कथा, एक यंग लड़की, हाँ, इस तरह। तो इस तरह फिर मैं परिवार के लोगों से मिली, माँ के क्या विचार हैं, जिसने बेटा खोया, एक पत्नी, एक बच्चा, एक फादर, एक भाई भाभी, उन लोगों से फिर मैं मिली। और फिर उनकी वीरता के साथ साथ मैंने परिवार के जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, दुख है, पीड़ा है, उनको भी जोड़ के, इसीलिए मेरी किताब संस्मरण थोड़े लंबे हैं, तो मैंने किया। शशि, जो ये अंतहीन प्रेम कथा है उसका थोड़ा सा विवरण हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। संस्मरण जो ये है। देखिए, एक छोटी सी लड़की है, जब मैं उससे मिली तो वो थी, तो वो कोई 20-22 साल की, लेकिन विडो हो चुकी थी। तो उसने जो मुझे कहानी, जैसे मैं जब मिलना चाहती थी मैं उससे, मैंने उसको मेस में अपने कमरे में बिठा के उससे जो पूछा, तो मैंने उससे कहा कि भावना, तुम बहुत छोटी हो, और तुम्हें नहीं पता है कि कितनी कठिन है तुम्हारे लिए आगे की जिंदगी। और मैं या पलटन के लोग तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ सोचें, तुम्हें किसी के साथ जोड़ें, बांधें, तुम्हारा नया परिवार हो, कोई बुराई नहीं है बेटा। तो मैंने उससे कहा, तो उसने मुझे जो कहा, मैम जी, पहाड़न थी, मैम जी, मैंने जो 8 वर्ष
अपने पति के साथ बिताए हैं, वो मेरे लिए 8 जन्म है। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं, उसके पति का नाम था मोहन, वो मोहना कहती थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं मोहना की जगह कोई और हो। आप ऐसा मुझे क्यों कह रही हैं? मैंने कहा नहीं, माँ होने के नाते। सिर्फ इतना ही कहा मैंने उससे। तो ये फिर लंबी कहानी, फिर उसने, बड़ी खूबसूरत है ये, बहुत ही खूबसूरत। अगर इस पर फिल्म बने, इस संस्मरण पर, उसने जैसे डिस्क्राइब किया है उसको, मैंने उसको पूछा तुम्हें तुमको वो क्या कैसे याद करता था? चिट्ठी, वो भी शायर था। तो वो कहती थी उन्हें मेरी आंखें पसंद थी। तो मैंने उसको पूछा कि और तुम्हें? तो उसने कहा मेम साहब जी, मुझे तो पूरे ही पसंद थे। तो ये जब मैंने लिखा भी है तो मुझे ऐसे लगता है कि कितना प्यार होगा और कैसे जी रही होगी ये लड़की उसके बिना। मेरा उससे अभी भी मित्रता है, हम बात करते हैं। इस तरह फिर मैंने परिवार, ये निर्भीक योद्धाओं की कहानियों में आया। तो शशि, जब हम बात शुरू करे थे और आप वो दृश्य बता रही थी जब सैनिक जाते थे और फूल बच्चे जो थे जाकर उधर उनके ऊपर फेंकते थे उस तरफ रास्ते पे वगैरह, इस प्रकार की कविताएं भी आई हैं, फूल की अभिलाषा वगैरह जो है। पर मैं आपसे जो शौर्य की बात आपने अपनी संस्मरण में लिखी है, उनमें से कोई एक ऐसा संस्मरण जिसमें भारतीय सेना की वीरता के बारे में, भारतीय सैनिकों के शौर्य के बारे में जो फर्स्ट हैंड आपने उनसे सुना है, और जब आप वो बता रही थी प्राय, तो मेरे कहीं ना कहीं मेरे बैकग्राउंड में ऐसे भारत माता की जय वाला उद्घोष सा गूंज रहा था। तो ये जो भारत माता के प्रति प्रेम है, वो उस पूरे वातावरण में इतना सघन रूप से रहता ही है। पर कोई एक शौर्य गाथा यदि आप उसका संक्षेप में ब्यौरा हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। देखिए, ये सभी बहादुर हैं, ये सभी बहुत, एक एक जो लड़का है, एक एक वीर है जो इतने बहादुर हैं कि इनकी, मैं कहती हूँ कि डॉक्यूमेंट्रीज बन सकती हैं, पिक्चर्स बन सकती हैं। लेकिन एक लड़का था, चलिए मैं किसी एक की बात सुनाती हूँ, सुशील खजूरिया करके। तो मैं उसके पिता से, जब उनके घर में, मैं, वो इतना बहादुर था, इतना बहादुर था कि जब वो अभियान पे जा रहा था तो उसके पिता ने मुझे जो बात सुनाई, उसने कहा कि, मैंने कहा बेटे वो बहुत है और तुम अकेले हो, तुम कम हो, वो बहुत है। तो उसने कहा डैडी, किसी ने तो खत्म करना है ना उनको, आज मेरी बारी है। ये उसके लास्ट शब्द थे। और एक और लड़के की मैं आपको बात बताती हूँ, मेजर मोहित शर्मा। वो उसने, मेजर मोहित शर्मा ने भेष बदला, भाषा सीखी, उनकी धार्मिक पढ़ाई की, सब कुछ किया, और फिर वो उनके कैंप में इफ्तिखार बन के रहा। उनका विश्वास उसने हासिल किया। और जब उन्होंने पूछा कि तुम क्यों आर्मी कैंप उड़ाना चाहते हो, मैं मेजर मोहित को बहुत अच्छी तरह जानती थी, क्यों उड़ाना चाहते हो? तो उसने कहा था उन्होंने मेरे भाई को मार दिया था, मैं बदला लेना चाहता हूँ। ये बहाना था। और ये उनके साथ रहा, ट्रेनिंग में रहा, उनके साथ दूसरे कंट्री में भी गया, कैंप में भी गया, और फिर आखिरकार मौका देख के इसने उनके दो जो उनके हेड्स थे उनको मार दिया, और फिर वो वापस आ गया। वो भी अशोक चक्र है, मेजर क्या बात, मोहित क्या बात। शर्मा अशोक चक्र है। उनकी पत्नी भी फौज में है। और इस तरह कितने किस्से मैं आपको
पूरी पूरी किताबें हैं, और अभी और भी तो हो रहा है, आजकल भी हो रहा है, तो सही बात, इस तरह। सही बात। जी, मैं तो चलिए खुद एक भावुक हो जाती हूँ। हुँ, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और बहुत आपको आभार मैं विशेष करके जो शौर्य गाथाएँ और योद्धाओं की निर्भीक जो गाथाएँ आपने संस्मरण आपने उनके लिखे हैं, पुस्तक रूप में वो उपलब्ध हैं, उस पर आपको पुरस्कार भी मिला है। पर पुरस्कार अपने आप में पाठक के लिए ऐसी पुस्तकों को पढ़ना ही विशेष पुरस्कार होता है, जो संस्कारित भी करता है और एक अलग रूप से उत्साह से बढ़ता है, अपनी जड़ों से जोड़ता है। तो फिर आपसे चर्चा आपकी कविताओं के बारे में भी होगी और युद्ध के वातावरण के आस-पास रहते हुए जो संवेदनशीलता काव्य रूप में मुखरित हुई है, उसकी चर्चा का भी हम आपसे अवसर लेंगे। समय की मर्यादा का सम्मान करते हुए शशि पाला जी का बहुत-बहुत आभार, बहुत मंगल कामनाएँ। आभार आपका, आपने समय आप मुझे आमंत्रित किया। आपने सैनिकों के प्रति अपने उद्गार मैं कभी भी करती हूँ, जब भी मैं वो कुछ बोलती हूँ उनके बारे में, तो मैं खुद ही गर्वित हो जाती हूँ। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे आपने ये मौका दिया। नमस्कार। पुनः-पुनः आभार, मंगल जी। कामनाएँ और भारत माता की जय।